कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए देखते चलेंगे, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते चलेंगे। सारे के सारे थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा कंप्लीट होगा। आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 10th का देख रहे हैं, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहला एक्सरसाइज है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से और कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर शुरुआत से कि अर्थव्यवस्था से बारे में हम लोग जानने के पहले भारत के पहले हम लोग चीज जान लेते हैं कि भारत का हमारा व्यवस्था क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक हमारा देश जो है ये अंग्रेजी शासन के पास गुलाम था। गुलाम की अगर बात करें तो इसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। गुलामी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो बिल्कुल हम लोग कहें कि हमारा देश जो था गुलाम था, और इसी को क्या कहेंगे? उपनिवेश। कि हमारा देश क्या था? उपनिवेश था, औपनिवेशिक था। तो बिल्कुल याद रखें कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आज़ादी मिला था। और इससे पहले यानी 200 लगभग कितने वर्ष? 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेजी शासन के गुलाम था। यानी अंग्रेज जो था इंग्लैंड वालों ने हम लोगों पर बिल्कुल कब्जा किया हुआ था, गुलाम बना के हुए था। आगे बात करें कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिस समय हमारा देश गुलाम था, यानी गुलामी से पहले की बात करें तो हमारे देश को, भारत को सोने की चिड़िया का नाम जाना जाता था। भारत पे 200 वर्षों तक अंग्रेज गुलाम किए हुए था, लेकिन गुलाम करने के साथ में ही हमारे देश को इतना शोषित किया, इतना हमारे देश से सोना चांदी लूट करके ले गए कि हमारे देश को खोखला बना दिया। तो इसी में इसमें कहता है कि लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने के इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया, जम करके लूटा, जिसके कारण भारत के आर्थिक विकास की गति है जो क्या हो गया? नगण्य रहा या मंद पड़ गई। कहता है कि अंग्रेजी शासन 200 वर्षों तक भारत देश पर गुलाम बना करके रखा, यानी अर्थव्यवस्था में कोई विकास होने नहीं दिया। जिस समय तक हमारे देश को जो 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखे हुए था, यहाँ से इतना लूट करके शोषण करके ले जाता था कि हमारा देश आगे बढ़ा ही नहीं, यानी कि वृद्धि विकास हमारे देश का नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश को एकदम नगन, यानी जितना कमाए उतना ही खाए, उससे ज़्यादा बचने की इसमें चांस नहीं रहा कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बचने वाला जितना बात था वो सबको अंग्रेज कहाँ लेकर चले जाते थे? अपने देश लेके जाते थे। अभी हम लोग शुरू करने वाले उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है गुलामी। क्या होता है? गुलामी, यानी गुलाम। याद रखेंगे, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, यानी कि गुलामी होता है। अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है गुलामी। कहता है जब कोई देश, कोई भी देश हो, अब हमारा देश नहीं, किसी का भी देश हो, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, यानी कोई भी देश है वो कोई बड़े समृद्ध यानी शक्तिशाली देश के अंतर्गत अधीन में रहता है, उसके नीचे उसके कहे अनुसार उसके गुलामी करता है, उसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। डायरेक्टली याद रखिए, जो हमको कोई गुलाम करके रखता है, हमको दबाए हुए रखता है, उसी के हर एक बात मानना पड़ता है। और उसके समस्त आर्थिक यानी उसके सारे आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक का, देश का होता है। शासन जो किसका होता है? देश का होता है। यानी उस जो समृद्धशाली और शक्तिशाली देश है, उसी का हर एक बात, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी प्रकार के, हर एक बात उसी के इशारों पर काम करना पड़ता है, उसे वही नियंत्रण करता है, निर्देशक करता है। तो ऐसे शासित देश को क्या कहते हैं? ऐसे शासित देश को शासन देश का उपनिवेश कहा जाता है। और भारत जो है लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब गुलाम था। भारत जो है लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के क्या था? गुलाम था, यानी कि गुलामी में था। क्लियर? ये हमारे ब्रिटिश शासन को इतना लूटा, इतना जम करके लूटा कि पूछ नहीं सकते। और बैलगाड़ी से होकर के, उसके बाद बैलगाड़ी से जाकर के समुद्र के अथी तक, बंदरगाह तक, और बंदरगाह से जहाजों के द्वारा हमारे यहाँ से इतना सोना चांदी और इतना महंगे महंगे पदार्थ को लेकर गए हैं कि पूछ नहीं सकते। आगे अगर बात करें तो हमारे अर्थव्यवस्था का अर्थ देखिए क्या होता है, कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब ही समझिए कि रुपया पैसा होता है। अर्थव्यवस्था जैसे बात है, आप लोग इतना समझिएगा, सिर्फ रुपया पैसा की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था है, रुपया पैसा की बात कर रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था की अर्थ समझेंगे। कहता है कि वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम
जिनसे हमें आय की प्राप्ति है। हम लोग जितना जिंदगी में काम करते हैं, चाहे वो झाड़ू पोछा मारने की बात हो या अफसर बन करके लिखने पढ़ने की बात हो, उन सभी अपने जिंदगी का जो सभी क्रियाएं जिसको करने से हमें कुछ इनकम मिलता है, कुछ रुपया पैसा मिलता है, वो इनकम आय कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इनकम जो है आय यानी कि आर्थिक कहलाता है, आर्थिक स्थिति कहलाता है। कहता है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे कहता है हमें आय की प्राप्ति होती है, जिससे हमें क्या प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे में कृषि से, अब हम लोग आय की बात करें, आर्थिक क्रिया रुपया पैसे की बात करें, रुपया पैसे हम लोग कमाते कैसे हैं? तो रुपया पैसा हम लोग कृषि यानी कि खेती करके हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं। दूसरा है उद्योग, कंपनी खोलकर आप बड़े बड़े कंपनी खोल लेंगे, खोलने से आपको रुपया पैसा का इनकम यानी चालू हो जाएगा, यानी आर्थिक स्थिति आपका बेहतर हो जाएगा। साथ में व्यापार करके बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार, ये सारे क्रियाएं करके, ये सभी काम करके आप रुपया पैसा कमा सकते हैं। रुपया पैसा कमाने की भी प्रकार भी हम लोग समझे कि रुपया पैसा कमाने की क्या क्या प्रकार होता है। पहले हम लोग ये समझिए कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख यानी कि काम करती है, दो प्रमुख कार्य का संपादन करती है। पहला काम तो वो होता है कि जो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं प्रदान करती है। यानी ये कह सकते हैं कि लोगों को जो चीज का आवश्यकता है, मान लीजिए कि अगर किसी को आवश्यकता है कि हमें जहानाबाद से पटना जाना है, पटना से गया जाना है, या पटना से हमें दिल्ली जाना हो, तो हम उसको कुछ सेवा दे रहे हैं। अब कोई कहेगा कि सर जी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो नहीं, ये हम सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कराएंगे? सेवा किसको बोलते हैं? सेवा उसको बोलते हैं कि जिसको हम कुछ करें और करने के बाद ना लेते हैं, ना मतलब रुपया पैसा उसका तो लेते हैं, उसके बदले में कुछ लेते हैं, लेकिन हम उसको देते बिल्कुल नहीं है, तो उसको सेवा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेवा। जैसे अगर हम पटना से किसी को दिल्ली तक पहुंचाने जाएंगे, मान लीजिए अपने गाड़ी से उसको छोड़े गए यहाँ से लेकर के पटना से दिल्ली तक, और छोड़े तो बदली में उसके बाद हम वापस आ गए, उसको कुछ दिए नहीं, लेकिन उतना दूर का भाड़ा जो होता है वो हम उसको से लेंगे, यानी कि उसको हम सेवा की, और सेवा के बदले में जो हमको कुछ मिलता है वही आपका सेवा कहलाता है। दूसरी बात करें कि हम मान लीजिए कोई कुरकुरे के कंपनी हो और कुरकुरे बेचने वाले हम हैं, तो कुरकुरे हम सामान दिए और सामान देकर के कुछ लिए, यानी एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ से पैसा लिए, तो ये भी लेन देन का काम करते हैं, यानी वस्तु बना करके किसी को लेन देने का काम करते हैं, तो ये भी आवश्यकता को पूरी करते हैं। तो ये भी हमारा होता है, एक क्या होता है? एक ग्रुप होता है, काम होता है, यानी क्या करने का? अर्थव्यवस्था यानी कि इनकम कमाने का। दूसरा क्या कहता है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके, लोगों को हम काम देंगे, हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ काम दे रहे हैं। लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, न उसको रुपया पैसा तो देंगे, लेकिन वो हमारे यहाँ सिर्फ काम करके जाएगा, वो हमारे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ पैसा लेकर के जाएगा, हमको देगा भी कुछ नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ कुछ करेगा, उसके बदले में वो पैसा लेकर के जाएगा। तो एक कोई सामान का बनाया नहीं, वो बनाया तो अपने आया, बना करके वो लेकर के गया। तो ये दो तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इनकम कमाते हैं। अब दोनों की बात अगर जाने तो आगे हम लोग समझेंगे कि आर्थिक अर्थर्व लेविस ने के अनुसार, अर्थर्व लेविस जो है अर्थशास्त्र के दुनिया में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक की तरह है। क्या है? वैज्ञानिक है। कहता है कि अर्थर्व लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार यानी कि किसी देश हो, उस देश के पूरे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है अर्थव्यवस्था। जिसके अनुसार कहते हैं कि जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, यानी कि ये कहते हैं कौन? अर्थर्व लेविस ने। अब इनकी बात तो हम लोग समझे कि उनके अनुसार, उनके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं के जो संतुष्टि के लिए वो कुछ भी संसाधन का प्रयोग करता है, वो उसका क्या करता है? अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अगला एक और बात होता है कि अगला एक और है अर्थव्यवस्था के वैज्ञानिक कह सकते हैं, विद्वान, अर्थव्यवस्था के विद्वान। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था जो होता है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली होती है। ब्राउन कौन? ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था जो है आजीविका, अपने पूरे जिंदगी यापन करने के, जीवन गुजारने का एक क्या है?
प्रणाली यानी कि सिस्टम है। तो ये भी देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल VVI में रखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, जो मेन जो पॉइंट बात करें कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, और वो कुछ कुछ बात करते हैं, ये सारे बात ऑब्जेक्टिव में आपको आता है। तो इस तरह की बात आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि आजीविका अर्जन करने की जो प्रणाली है, ये अर्थव्यवस्था का जो बात करें तो इनके अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। तो ये किसने कहा था, तो ब्राउन ने कहा था। क्या बोले थे कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। तो इस बात को हम लोग देखते चलेंगे और सारे के सारे कंप्लीट आपका होगा। अगला पॉइंट कहते हैं, तो ये कहते हैं इसी के अनुसार समझिए कि दूसरे शब्द में इसी को कहेंगे आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। दूसरे शब्द में कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपना जीविका चलाते हैं। कहता है कि इसके अर्थ के अनुसार इन्हीं के दूसरे शब्दों में अगर अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया यानी रुपया पैसा का एक ऐसा संगठन, रुपया पैसा कमाने का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंतर्गत लोग हैं जो काम करके अपने जीवन चलाने की बात करते हैं, अपने जीवन चलाते हैं, काम करते हैं, काम करने के बदले उनको कुछ मिलता है और उससे इनका जीवन चलता है, आजीविका यानी पूरा जिंदगी गुजरता है ना। तो ये भी एक क्या हो गया, संगठन हो गया, यानी कि एक सिस्टम हो गया। लास्ट अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल याद रखिए, क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है, योग होता है। अर्थव्यवस्था जो होता है ये समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का, सभी आर्थिक यानी रुपया पैसा कमाने का जो क्रिया होता है, काम होता है, उन सभी कामों का योगफल होता है, योग होता है, जोड़ होता है। मान लीजिए छोटे छोटे अगर काम हम बहुत सारे किए तो वो हमारा क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का वो काम हो गया, सिस्टम, उससे हमें रुपया पैसा इनकम होगा, है ना, अर्थव्यवस्था प्राप्त होगा। अब इसी में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की ढांचा या संरचना जानेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा में जाने कि क्या है, तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एवं गतिविधियां संपादित की जाती है और इन क्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भाग में बांटा जाता है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भाग में बांटा जाता है कि अर्थव्यवस्था जो होती है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को जो बांटता है वो 3 प्रकार में। कौन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बिल्कुल याद रखिए, रुपया पैसा जो हम लोग कमाते हैं 3 तरीका से कमाते हैं, 3 क्षेत्र से कमाते हैं। कौन कौन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानिए, क्या कि वैसे क्षेत्र, वैसे आर्थिक क्रियाएं, वैसे काम जो हमें डायरेक्टली यानी कृषि के अंतर्गत यानी कृषि वाले जितने विभाग है उन सभी विभागों से हमें रुपये पैसे कमाते हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि वैसा विभाग, वैसा क्षेत्र जिससे हम लोग कृषि के अनुसार यानी कृषि क्षेत्र के अनुसार हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं। जैसे कृषि मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं, यानी मछली पालना कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मछली हम लोग पालते हैं ना तो वो कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, कृषि, यानी खेती कर रहे हैं। हम लोग अगर मुर्गी फार्म की बात करें, मुर्गी फार्म करना, अंडा फार्म करना या कैसे बकरी पालन करना या पशु जानवर जो होते हैं उन सबको पालन करना, ये सारे के सारे होते हैं कृषि के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो और खेती करना होता है तो ये तो होता ही है, ये तो आपका अलग ही बात हो गया कि खेती करना। तो सारी जो क्रियाएं हो जाएगा ये सारे के सारे प्राथमिक क्रिया होते हैं। द्वितीय क्रिया किसको बोलेंगे, जो प्राथमिक क्रिया को द्वितीय क्रिया में बदल दे, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं औद्योगिक क्रिया कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। कैसे, मान लीजिए आलू हम उपजन किए, आलू खेत में से लाएंगे तो कृषि करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। आलू को बेच दिए, हम लोग इनकम कमाए तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। अब आलू को जो खरीदने वाला था वो ले आके कंपनी में इसको से चिप्स बनाएगा। अब चिप्स बनाएगा, मान लीजिए 1 किलो आलू लिया और आपको पता होना चाहिए 50 से 25 ग्राम चिप्स का 5 रुपया रेट होता है। मात्र 1 किलो हम लोग लिए 5 रुपया 10 रुपया में, है ना। ऐसे अगर देखोगे तो अभी आलू के रेट अभी 24-25 रुपए किलो अगर कह सकते हैं कि 25 रुपये, मान लीजिए 25 रुपए किलो है तो 20 से 25 रुपए किलो आपका 1 किलो आलू है। और उसी 1 किलो से ये कम से कम 200 रुपये का, 20 रुपया के चीज से 200 रुपये का ये चिप्स बनाएगा। बताइए 200 रुपये का चिप्स बना करके बेच रहा है बाजार में, अब इससे कितना रुपया कमाया, तो एक प्राथमिक क्षेत्र को तो हुआ जो खेत में से निकाला वो कमाया, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र से ही अब द्वितीय क्षेत्र में हुआ कि वो पैसा कमाया, यानी कि दुगना तिगना चरगुना रेट में कमाया, तो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है।
एक कमाता है कम, बिल्कुल याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र वाले बहुत कम इनकम होता है, बहुत कम कमाते हैं, और द्वितीय क्षेत्र वाले ज्यादा कमाते हैं और इससे कई गुना ज्यादा होते हैं ये तृतीय क्षेत्र वाला। इसी को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि ज्यादा भी कभी कभी कमाता है और कम भी कमाते हैं, ये दोनों रंग के काम कमा करते हैं, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर की बात कर सकते हैं, दोनों का मिश्रण। अब कहिए कि इसमें कौन कौन होते हैं, तो बैंक वाले के नाम सुने होंगे, जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं और जमा करके उस अपना ही पैसा जमा करते हो, अपना ही पैसा निकालते हैं, यानी कि ना उसको हम कुछ दिया ना लिया फिर भी उसको इनकम हो रहा है। हमारा पैसा अगर 10,000 जमा किया और 10,000 निकाल लिए फिर भी उसे क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, कमा रहा है, वो फिर भी कमा रहा है। इतने सारे ब्रांच खोले हुए, इतने सारे ब्रांच में बहुत सारे कस्टमर को रखे हुए, यानी काम करने वाले को रखे हुए हैं, कर्मचारियों को, फिर भी उन सबका वेतन, अपना वेतन और सबके जो मेंटेनेंस होते हैं वो सारा चीज करते हुए भी उनको बच रहा है बहुत सारे पैसा। हम लोग कमा रहे हैं पैसा और कमा के उसमें भर रहे हैं, भर के अपने पैसा वापस लौटा ले रहे हैं, फिर भी उनको क्या है, बचत हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो इस तरह से जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर जहानाबाद से लेकर पटना तक या पटना से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और कहीं आने जाने का काम कर रहे हैं, या कोई टेम्पू वाला, ऑटो रिक्शा वाला है, वो किसी को पैसेंजर को अगर ढोने का काम कर रहा है, पैसेंजर को लाने ले जाने का काम कर रहा है, तो वो एक सेवा कर रहा है। और सारे जो सेवा, जो रुपया पैसा इनकम हो रहा है, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आएगा। कौन से क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में। अब तीनों के बारे में अगर जाने तो पहली बात अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन या जंगलों से जितने वस्तु आते हैं वो सारे को सारे हम लोग व्यवसाय में लगाते हैं। क्या में लगाते हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस में यूज करते हैं, और ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए। द्वितीय क्षेत्र जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, यानी द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। और यही औद्योगिक क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से लाते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, या हम अपना कंपनी खोल करके काम करते हैं। जैसे देखिए बिजली का बल्ब जो ये सब होता है, ये सब बना करके काम करना, या कह सकते हैं कि लोहा का निर्माण करना, लोहे के जो फैक्ट्री होते हैं, कंपनी होते हैं वो, या घर बनाना, नक्शा बनाना, पुल बनाने का जो कंपनी होते हैं, ये सारे कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं। साथ में गिट्टी चूरने का, रोड वोड बनाने का काम होता है, ये सारे कंपनी है। साथ में कई कपड़ा बनाने का काम करते हैं, ये कपड़ा से लेकर के अब कहे जूता चप्पल बनाने का निर्माण करते हैं, या श्रृंगार वाला जितने सामान प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएंगे। और जितने औद्योगिक कंपनियों में काम होता है ये सारे के सारे द्वितीय श्रेणी में आएगा, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला आता है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र जैसे कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक वाले लोग होते हैं, बीमा करने वाले, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में, जैसे ऑटो वाले हो गए, बस वाले हो गए, ट्रेन वाले हो गए, तो लाने ले जाने का काम करते हैं, वो परिवहन कहलाता है। संचार मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब चलाते हैं और हम लोग चलाते हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग, और फिर भी पैसा कमा रहा है कौन, फेसबुक वाले कमा रहे हैं, व्हाट्सएप वाले कमा रहे हैं, इनकम जो है यूट्यूब वाले वो लोग कमा रहे हैं। तो ये हो गया संचार सेवा। उसके बाद में व्यापार मतलब बिजनेस कोई करते हैं, यानी एक जगह से खरीदा दूसरी जगह करके बेचता है, तो ये आता है क्या, तृतीय में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो बिल्कुल इन सभी सम्मिलित क्रिया जो होती है वो सारी प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के क्या होता है, सहायता को प्रदान करता है। प्राथमिक सेवा और द्वितीय सेवा दोनों क्षेत्र को क्या करता है, सहायता यानी हेल्प करता है, और इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर पर जो पॉइंट आएगा कि आर्थिक व्यवस्था के प्रकार, कि आर्थिक व्यवस्था कितने प्रकार के। तो आर्थिक व्यवस्था ये अगर बात करें तो निम्न 3 प्रकार के हैं, नीचे लिखे हुए हैं 3 प्रकार के। पहला क्या आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, जो पूंजीपति लोग, ऐसे नाम से हम लोग जाने कि वैसा काम हो या वैसे पूंजीपति लोग हो जिस काम को या जो कोई भी काम को एक व्यक्ति या कोई एक आदमी हो या कोई एक समूह हो वो पूरा काम करता है। जैसे जियो वाले, एयरटेल वाले कंपनी आप नाम सुने होंगे, जियो हो, एयरटेल हो, रिलायंस हो, या किसी प्रकार की भी कोई कंपनी, टाटा हो, बिरला हो, इन सब के अगर नाम लो तो ये सारे हैं जो एक ही इसका मालिक होता है, मेन मालिक जो होता है एक होता है, और किसी निजी किसी एक आदमी के हाथ में अगर कोई काम हो तो वो उसका क्या कहता है, उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके पास पूंजी है, वो कंपनी खोला और उसका कंपनी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उसी को बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
बात सुनिए तो ये कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसका होता है? निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इनका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। इसका उपयोग किसके लिए करता है? निजी, अपना खुद के लाभ के लिए करता है। जैसे अमेरिका के जितने कंपनियां हैं, ये सारे कंपनी होते हैं, इसमें निजी यानी एक ही व्यक्ति होते हैं, है ना। तो इसका अगर कोई एक व्यक्ति हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया के कोई एक व्यक्ति होते हैं जो जाकर के बहुत सारे, जैसे जियो का आप नाम सुने होंगे, टेस्ला का नाम सुने होंगे, किसी एक देश का, और एक देश मिलकर के उसके एक ही व्यक्ति का है और पूरे देश को, पूरे दुनिया में फैलाए हुए है, पूरे दुनिया में उसका कंपनी चल रहा है और उसका संचालन कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला अगर बात करें तो ये आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, नाम सुनिए, समाजवादी यानी पूरे समाज का लोग करते होंगे। अब पूरे समाज में कौन आएंगे? यानी पूरा देश आएगा। पूरा समाज में एक आदमी नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग में एक देश हमारा आएगा। यानी कोई भी काम का जो स्वामित्व होता है, मालिक जो होता है, ये देश, जैसे बीएसएनएल का नाम सुनिए, बीएसएनएल का एक मालिक नहीं है, हमारा पूरा देश उसका मालिक है। पूरे देश की निगरानी में कंट्रोलर में होता है। तो उसी की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जो बनता है तो बनने का साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। कहता है कि जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, यानी पूरे समाज के कल्याण के, जिससे इनका प्रॉफिट होगा, ये सारे प्रॉफिट को हमारे देश के जितने समाज है उन सभी को प्रॉफिट को बांट करके, और जो घटे बोढ़े काम रहता है वो सबको पूरा किया जाता है। पूरे समाज को इसको हेल्प किया जाता है। जैसे चीन है, क्यूबा है, यहाँ पर जितने कोई चीज बनते हैं वो पूरा सरकार उसका देखरेख करता है। और आदि देश जो होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था आ जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे अगला आता है तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल याद रखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसा कंपनी खोला और कंपनी का मालिक एक आदमी भी है और साथ में उसका पार्टनरी में सरकार भी है, यानी सरकार और वो आदमी दोनों मिल करके और उस कंपनी को और चला रहा है, संचालन कर रहा है, तो उसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है और मिश्रण अर्थव्यवस्था कि वह मिश्रण अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या नहीं कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण है और उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जहां उत्पादन के साधनों की स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। इसका जो स्वामित्व मतलब मालिक जो होता है, स्वामित्व मतलब मालिक होता है, यानी कि मालिक जो होता है ये सरकार भी होता है और कोई निजी व्यक्ति यानी कोई एक व्यक्ति भी होते हैं। क्लियर? चलिए आगे अगर बढ़े तो अगला नंबर पॉइंट हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास। हमारे अर्थव्यवस्था का रुपया पैसा में विकास कैसे होता है, ये विकास समझिएगा। तो अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास, और इस पूरे लंबे इतिहास को हम लोग जानेंगे। हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में तो जान गए, अब हम लोग जानेंगे इसके विकास का इतिहास, कि विकास का इतिहास कैसा है। कहता है देखिए, अर्थव्यवस्था एक विकास, कहता है पौधे के विकास की तरह होता है। अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है एक पौधे के विकास की तरह। जैसे पौधा को अगर बीज डाल दीजिए, बो दीजिए, बोने के बाद कभी नहीं रुकता, चाहे आप सो जाइए, रात हो, दिन दुगना रात चौगुना जैसे बढ़ता है, वैसे उसका अंकुर बढ़ना चालू होगा और हमेशा वो बढ़ते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि अंत समय में वो बढ़ना बंद कर देता है, रुक जाता है, और रुकने के बाद वो परिपक्व यानी पक जाता है, और पकने के बाद उसके टहनी हो, डाली हो, फल हो, फूल, सबको हम लोग अपने उपयोग के लिए, अपने भलाई के लिए उन सबका यूज करते हैं। वैसे ही इसका लाभ होता है। किसका लाभ होता है? इसका विकास होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहता है कि जिस तरह एक पौधा क्रमशः विनाश हो जाता है, विनाश मतलब एक अंतिम छोर तक चला जाता है, रुक जाता है, यानी विनाश होने की कगार पर आता है, लेकिन जब ये पक जाता है, परिपक्व मतलब पकने की स्थिति में हो जाता है, तो इसके फल को, डाली को आदि का उपयोग जो मानव हित में होता है, हम लोगों के हित में, यानी हम लोगों के भलाई के लिए सबका क्या होता है? उपयोग किया जाता है। हम लोगों के भलाई के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। कहता है कि ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का
आदिम काल, आदिम काल मतलब पुराने जमाने से, आज के जमाने से नहीं, आदिम काल मतलब पुराने जमाने से। उसी तरह एक अर्थव्यवस्था है, इसका पुराने जमाने से अब तक के विकास हुआ है, आज तक इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव, हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जितना बदलाव हुआ है, पहले हम लोग अठन्नी चमन्नी रुपया देखते थे, उसके बाद हम लोग रुपया देखे, रुपया के बाद 100 200 करोड़ अरब खरब जो दिख रहा है, तो ये हमारा जो है क्या है, विकास हो रहा है। और इसी अर्थव्यवस्था के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की कहानी कहेंगे। बदलाव को हम लोग अर्थव्यवस्था के कहानी या इतिहास कह सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा समझे, तो इसी में हम लोग समझेंगे कि भारत में एक योजना आयोग का गठन हुआ। भारत में क्या हुआ, एक योजना आयोग का गठन हुआ, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है, वो उसका पद किसके पास होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। सामान्यतः कामकाज जो है एक उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है। इसका मेन अध्यक्ष जो होता है कौन, इसका देश का प्रधानमंत्री, लेकिन एक उपाध्यक्ष होता है, जैसे प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री होता है ना, उस तरह से एक क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, यानी कि इसका उपाध्यक्ष होता है, उसका देखरेख जो होता है उसका उपाध्यक्ष करता है। और जिसकी सहायता से कहता है कि योजना आयोग के में 8 सदस्य, इसके सहायता करने के लिए उसके योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, इसके लिए 8 को और भी सदस्य होते हैं, इनको हेल्प करने के लिए, यानी कि मदद करने के लिए। आगे अगर समझे तो राष्ट्रीय विकास परिषद, कहता राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसका गठन आर्थिक योजना हेतु तथा राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय जो है विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदन सदस्य होते हैं। यानी राष्ट्रीय विकास, जब किसी भी राष्ट्र का विकास होता है, किसी देश का विकास की बात करें, तो राष्ट्रीय विकास के परिषद में सभी राज्य के जितने राज्य हैं, उन सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदे, यानी कि सारे के सारे क्या होते हैं, इस पद के सदस्य होते हैं। और सारे सदस्य चुन करके यानी इस योजना का पास करते हैं। और योजना जब पास होता है तो उस योजना का बिल्कुल लागू किया जाता है। अब आगे सुनिए, कहता है कि मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। मौद्रिक विकास यानी मौद्रिक, जैसे पहले हम लोग जो चलते थे विकास तो हम लोग जाने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले जो विकास चलता था नॉर्मल चलता था, लेकिन उसके बाद आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब वस्तु विनिमय प्रणाली था उस समय धीरे धीरे करके कह सकते हैं कि डेगे करके, और क्या होता है उसको एकदम एक पैर रख के अब विकास हो रहा था। लेकिन जब से मौद्रिक प्रणाली आया, और मौद्रिक प्रणाली के बाद हमारा देश का विकास नहीं, पूरे दुनिया का विकास में इतना तेजी आ गया कि पूछिए मत। इतना तेजी आया, हमारा देश जो है एकदम बिल्कुल एड़ी से लेकर के चोटी तक पहुंचने का काम हुआ, जो हमारा कब से हुआ, यानी मौद्रिक प्रणाली के बाद। अब जो है चोटी से भी आकाश तक पहुंचने वाला है। ये जो डिजिटल आ गया है ना, जो फोन पे गूगल पे हम लोग चलाते हैं, इसके वजह से। अब सुनिए यहाँ पर कि मौद्रिक प्रणाली के बीच जो विकास हुआ, इसका संक्षिप्त जानकारी, संक्षिप्त कहानी। ठीक है, सबसे पहली बात आता है वस्तु विनिमय प्रणाली, उसका मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली और कोर बैंकिंग प्रणाली। अब सारी की सारी, ऐसा नहीं कि अब 4 गो है, और कई सारी प्रणाली है, आगे बताते हैं। पहले समझिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली उसको बोलते हैं जो वस्तु से वस्तु का बदलान होता है, यानी अदला बदली करते हैं। इसको कह सकते हैं अदला बदली करना। यानी कि हम अगर चावल दे रहे हैं, चावल देकर के टमाटर को लेना, चावल देकर टमाटर लिए, गेहूं देकर मक्का लिए, धान देकर के और हम मसूर लिए, हम गेहूं देकर के और हम मटर चना ले लिए, तो इसको यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, ये जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। बिल्कुल याद रखेंगे, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। दूसरा आता है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक मतलब नाम से, मौद्रिक माने मुद्रा, मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, यानी रुपया से कोई सामान को किन रहे हैं। मान लीजिए कपड़ा किनना है तो रुपया देंगे कपड़ा देगा, रुपया देंगे चावल देगा, रुपया देंगे गेहूं देगा, तो रुपया से हम सामान को लेने का काम किए, इसी को बोलेंगे मौद्रिक प्रणाली। क्या बोलेंगे, मौद्रिक प्रणाली। प्रणाली को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, यानी मौद्रिक सिस्टम हो गया। अगला है बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम क्या होता है,
तो बैंकिंग सिस्टम उसको बोलते हैं जो बैंक में गए और बैंक से एक कागज लेकर आए और चेक की तरह उस पर साइन कर दिए, उसका नाम लिख दिए और जिसको दे दिए वो उस पैसे को निकाल सकता है। यानी इसको हमने पैसा दिया ना सामान दिया, एक कागज पर हम साइन करके यानी कि दे दिए और वो उसका काम हो गया। उसका जितना पैसा हम लिख दिए वो उसको उतना पैसा उसको मिल जाएगा। यानी चेक के द्वारा हम करते हैं, उसको बैंकिंग प्रणाली होते हैं। अगला होता है कोर बैंकिंग प्रणाली। ये क्या होता है? तो कोर बैंकिंग प्रणाली ऐसा होता है कि इसमें एक पासवर्ड की तरह होता है। क्या होता है? पासवर्ड। इसमें अंक होते हैं जो गुप्त अंक होते हैं, है ना, पासवर्ड की तरह कर सकते हैं। पासवर्ड कहो कि एक ऐसा बात जो हम डायरेक्टली यहाँ से सिर्फ बोले कि ऐसा, यह पासवर्ड उसको बताए और हमारे पास से पैसा कट के उसके बैंक के खाता में पैसा चल जाएगा। यानी वो कहीं पर दुनिया में हो और उसके पास, यानी हमारे जिस बैंक से अगर बात करें तो हमारे इंडिया में है, इंडिया के बैंक है, और मान लीजिए कि ICICI बैंक है, या हम लोग कह सकते हैं कि SBI बैंक है, और या यूनियन बैंक कह सकते हैं। तो SBI बैंक के किसी SBI बैंक के ब्रांच में और हो जाए और हम यहाँ से एक पासवर्ड करके साथ में उसको ईमेल कर दे या लिख दे और वो यहाँ पर पासवर्ड बोले और उसको वो पैसा हस्तांतरण हो यानी मिल जाता हो, तो उसी को कोर बैंकिंग प्रणाली बोलेंगे। क्लियर? ठीक से समझिए। कहता बैंकिंग प्रणाली बैंक के माध्यम से, चेक के द्वारा, बैंक से माध्यम से जो चेक आता है और चेक के द्वारा हम लेन देन करते हैं, यानी विनिमय के क्रिया काम को संपादन करते हैं, तो इसी को बोलेंगे बैंकिंग प्रणाली। अगला है कोर बैंकिंग प्रणाली। तो इसके अंतर्गत कहता एक संकेत, एक व्यक्ति के खाते से एक संकेत देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो एक व्यक्ति के खाते से दूसरे दूर अवस्थित मतलब दूर रहने वाले दूसरे व्यक्ति के बैंक, यानी उसी बैंक में, यानी SBI में है तो SBI में, उसी बैंक के माध्यम से पैसा का क्या होता है? हस्तांतरण यानी ट्रांसफर हो जाता है। और यही ट्रांसफर की क्रिया कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। आगे की बात समझिए। अब क्या होता है आगे की बात? ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के आप नाम सुने होंगे बहुत अच्छे से, या नेट बैंकिंग। अब यहीं पर समझेंगे हम लोग कि ATM क्या होता है। ATM, इसको अगर बात करें ATM को, तो ATM को हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक टेलर मशीन, है ना। तो इसकी अगर बात करें तो ये ATM के पूरी बात हम लोग अगर बात करें हैं तो देखिए ये होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ऑटोमेटिक काम करने वाला। प्लास्टिक का एक छोटे से कार्ड होता है, प्लास्टिक का एक छोटे से क्या होता है? कार्ड होता है। ये बिल्कुल इस तरह जैसा होता है, ये पेटीएम का कार्ड और ये ATM का कार्ड होता है, इस तरह से कार्ड होता है। और इसी कार्ड को जैसे इस सारे कार्ड है तो बिल्कुल हम सेम टू सेम इसी ऐसे ही कार्ड होता है। और ऐसे ही जो कार्ड होता है, इस प्लास्टिक के कार्ड के छोटे से कार्ड पर अंकित होते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म संकेत अंकित होते हैं, और उसके आधार पर कहीं भी आप भारत के कोई भी कोना पर हो, किसी भी समय से, किसी भी बैंक के अथी से, है ना, ये जो ATM वाला काम है वो कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी टाइम में चले जाइए, बैंक के केंद्र से आप पैसा की सुविधा निकालने का डालने का नहीं, निकालने का आप सुविधा बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। एक ATM कार्ड है और दुनिया के कोई भी कोना में चल जाइए, जिस देश का वो होना चाहिए। लेकिन हाँ, भारत का है तो भारत में चलेगा, अगर अलग देश का है तो अलग देश में चलेगा। भारत का अगर है तो भारत के कोई भी कोना में चल जाइए और कोई भी कोना में जाकर के ATM कार्ड में अपना ATM कार्ड डालेंगे, और डालने के बाद उसमें सूक्ष्म अंक होते हैं, संकेत, जिसको पासवर्ड हम लोग कहें। और पासवर्ड को जब डालिएगा तो आप कोई भी टाइम में, कभी भी कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, दिन हो रात हो, कोई भी टाइम हो, किसी भी टाइम में किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक के ATM से आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी होता है। तो ये हो गया ATM प्रणाली। अगला आ जाए डेबिट प्रणाली। ATM कार्ड के तरह ही ये डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड के तरह ही क्रेडिट कार्ड होता है। तो ऐसे ही जानेंगे हम लोग कौन? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? तो डेबिट कार्ड ऐसा होता है कि बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है। ये बैंक इसको भी देता है, बैंक देता है, बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, और जिसके द्वारा बैंक ने अपनी जमा राशि तो क्या कहता है? पैसे का उपयोग करना होता है। यानी कि आप अपने ही पैसे के, यानी आपके खाता में जितना पैसा है वो आपको एक कार्ड दे दिया, आपके खाता का जितना पैसा है उस पैसे को आप कहीं भी, आप इंडिया के कोई भी कोना से अपने पैसा को निकाल सकते हैं, कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं। क्लियर? अपने ही पैसा को। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे डेबिट कार्ड। एक होता है क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल याद रखिएगा, अपने पैसे को तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में आपका पैसा अगर ना भी हो तो उससे लोन ले सकते हैं, कर सकते हैं ना कि लोन लेते हैं। आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपया है और आपका जरूरत पड़ गया 50,000 रुपया का, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास तो 20,000 हमारे खाता में है, आप जा करके 50,000 रुपया डालिए, आपको 50,000 रुपया निकल जाएगा। आप उस पर अंकित लिखा होता है 3 लाख का क्रेडिट कार्ड है या आपका 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, उस पर सीमा लिखा होता है और ये भी लिखा हुआ रहता है। ये भी आपको पहले बता दिया, जिसमें आप लीजिएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको 30 दिन के अंदर इसका भुगतान करना है। अगर 30 दिन से ज्यादा लेट होगा तो आपको इसके ऊपर से चार्ज लगेगा, यानी कि इतना % इंटरेस्ट देना होता है। यानी एक दिन भी अगर टाइम अगर लेट होता है तो उसके हिसाब से उस पर चार्ज कसा हुआ रहता है कि इतना आपको दर क्या ब्याज लगेगा, तो उस तरह से ब्याज आपको जुड़ता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड कि बैंक के द्वारा जारी किया गया, बैंक जो जारी करता है प्लास्टिक का कार्ड को, जिसके आधार पर उसके धारक यानी जिसका खाता है उस धारक उस व्यक्ति को कहता है कि द्वारा पैसे अथवा वस्तु को प्राप्त कर लेना उसका काम होता है। कि आप कोई भी बैंक में जाइए या किसी भी दुकान पर जाकर के आप कोई सामान आप किन सकते हैं, यानी डायरेक्टली बाजार में खरीदारी बिक्री कर सकते हैं, किसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। क्लियर? तो ये हमारा क्रेडिट कार्ड का काम हुआ। आगे अगर समझेंगे हम लोग तो आर्थिक विकास की माप और सूचकांक। अब आर्थिक विकास, हमारा जो आर्थिक रुपये पैसे का विकास हुआ है, इसका मेन माप हम लोग मापेंगे कैसे, इसका सूचकांक यानी सूचना कैसे प्राप्त करेंगे कि कितना हमारा विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, हम लोग पूरे दुनिया में कितना विकास कर चुके हैं, ऐसा भी पता करने का प्रणाली होगा। अब वो समझेंगे, कहता इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या बोलता है राष्ट्रीय आय? कि हमारे पूरे देश के आय की बात करता है, इनकम, कि हमारा पूरा देश मिलकर के एक साल में कितना अर्जन किया, कितना कमाया। कहता है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के एक प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय को माना जाता है। कहता आर्थिक विकास का एक प्रमुख जो सूचक होता है, सूचना जो होता है, वो राष्ट्रीय आय को माना जाता है। कहता किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि माने समय, एक वर्ष के समय में उत्पादित सभी वस्तुओं, जितना वस्तुओं बनाया, उत्पादन किया, और उस उत्पादन की हुए वस्तुओं का मौद्रिक मतलब मुद्रा में, रुपया में उसका मूल्य का योग करता है, मूल्य निकालता है और उसको जोड़ करता है कि एक साल में हमारे देश ने कुल कितना वस्तु उत्पादन किया और इसका कितना मूल्य होता है, तो वही उसको राष्ट्रीय आय कहलाता है। आमतौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, वह देश जो है विकसित देश कहलाता है। याद रखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा वो विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित देश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा वो विकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित देश कहलाता है। क्लियर? आगे अगला पॉइंट देखेंगे जिसमें एक आता है कि प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देखिए, एक साल में एक व्यक्ति कितना रुपया कमाया उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, कि एक व्यक्ति कितना रुपया कमाया। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो राष्ट्रीय आय भी निकाले कि हमारे राष्ट्र के यानी हमारे देश के कितने सारे लोग मिल करके कितना हमारे देश को इनकम हुआ, कितना हमारा देश कमाया, और उन सबका मौद्रिक रूप में हम लोग हमारा जो गया राष्ट्रीय आय। और हमारे देश में जितने लोग रहते हैं यानी कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही आपका भागफल जो हो गया प्रति व्यक्ति आय हो गया। क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय। अब सुनिए, कहता राष्ट्रीय आर्थिक माप, आर्थिक विकास की माप करने के लिए राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में आर्थिक विकास के रुपये पैसे के माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर सूचकांक माना जाता है। सबसे ऊंचा सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होता है। प्रति व्यक्ति जो आय होता है, देश में कोई देश हो उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के एक आदमी का औसत आय होता है। वो कहता है कि राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह उसका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कहता है कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जो भागफल बचेगा उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।
क्लियर। चलिए ये हमारा हो गया प्रति व्यक्ति आय। आगे समझेंगे कि विश्व में, यानी हम लोग जानेंगे प्रति व्यक्ति आय पूरे दुनिया में कहाँ किसका ज्यादा है किसका कम है, हमारे भारत देश का क्या है वो जानेंगे। कहता है कि विश्व बैंक के बात करेंगे, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, यानी विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में एगो रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार जिन देशों के 2004 में जिन देशों के 2004 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी एक साल में एक व्यक्ति 2004 की बात कर रहा है, 2004 में कमाने वाले व्यक्तियों में कहता है एक व्यक्ति, जिस देश के एक व्यक्ति का आय 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष था या इससे अधिक अगर होता है, 4,53,000 से भी अधिक, 4,53,000 है या इससे भी अगर ज्यादा कमाता हो एक व्यक्ति, वह देश जो है क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, विकसित देश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विकसित देश। याद रखिएगा वह देश जो है विकसित देश है। और जिन व्यक्तियों के पास कहता है कि 37,000 रुपया से कम, सोचने वाली बात है, जिस देश के अगर एक साल में 37,000 रुपया से भी कम, मान लीजिए 1 लाख की बात नहीं, 4 लाख रुपया, 4,53,000 रुपया कमा रहा है तो विकसित देश है। और जिसका 37,000 की बात करो, ये 4 लाख भी हटा देंगे 53,000 से कम हो जाता है, कहता 37,000 रुपया या इससे भी कम कमाता है, वो विकासशील देश कहा जाता है। ये विकसित, ये विकासशील, ये विकास कर रहा है, ये विकसित नहीं, ये अविकसित है। बहुत ज्यादा गरीबी पर ये बात करते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब है। कहता कि भारत विकासशील यानी सबसे गरीब देश में आता है। निम्न आय की वर्ग की बात करें, कहता कि भारत विकासशील वाले देश में आता है, क्योंकि 2004 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय की अगर इनकम की बात करें तो ये कितना था, 28,000 रुपया। सोचने वाली बात है कि हमारे पूरे भारत में एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा था, मात्र 28,000 रुपया 28,000 रुपया कमाता एक साल में। आय के दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा एक साल में मात्र 28,000 रुपया हमारा पूरे देश के औसत की बात करें तो हमारे पूरे देश के प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय था। अगला नंबर पॉइंट क्या कहता है कि 2000 से 2003 के आंकड़े के अनुसार, 2000 से 2003 के आंकड़े के अनुसार पंजाब के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पंजाब के एक व्यक्ति का आय, एक व्यक्ति एक साल में 26,000 रुपया कमा रहा था, जो सबसे नंबर 1 पर था। केरल दूसरे नंबर पे जो 22,800 रुपया, लेकिन बिहार की बात करें तो मात्र 5700 रुपया कमा रहा था। सोचने वाली बात है, ये 10,000 नहीं कमाया, मात्र 5,700 रुपया कमा था। सब 26,000 22,000 कमा रहा है, और हमारा जो बिहार की बात करें, बिहार मात्र 5700 रुपया कमा रहा है। आगे अगर देखिए तो मानव विकास सूचकांक कहता है यूएनडीपी, याद रखेंगे यूएनडीपी के द्वारा, कहता है कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, मानव का विकास जो रिपोर्ट है विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर पर, कहता है उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर करती है। आगे सुनिए क्या कहता है, जो कहता है कि इन सभी की मानव के विकास के सूचकांक 3 समूह के है। क्या, जीवन आशा, शैक्षणिक विकास यानी शिक्षा प्राप्त करना, और जीवन स्तर। क्या, जीवन स्तर। अब समझेंगे हम लोग कि ये सारी क्या होता है, तो लोगों के जीवन का आशा क्या है कि वो कितना तक कमाएगा, शैक्षणिक प्राप्ति मतलब शिक्षा वो कितना तक पढ़ा लिखा है और आगे भविष्य में वो कितना विकास करेगा। जिस देश का साक्षर अगर बात करें कि बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा विकास करेंगे, अनपढ़ रहेंगे वो कम विकास करेंगे, तो ये भी डिपेंड करता है। साथ में जीवन का स्तर, उसका स्तर कैसा चल रहा है, वो गरीबी में उसका जिंदगी गुजर रहा है, अमीरी में गुजर रहा है या मिडिल फैमिली में गुजर रहा है, ये होता है जीवन स्तर। तो इस पे डिपेंड करता है। 3 सूचकांक होता है मानव का विकास करने का। अब सुनिए 2004 के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों का मानव विकास सूचकांक पहला कहता है कि नंबर 1 पर पूरे दुनिया में नंबर 1 पर विकासशील देश में नंबर 1 पर 2004 में कौन था, नार्वे था। नार्वे कहता है कि 0.965 ये स्थान प्राप्त किया हुआ था। अगली अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया तो ये 3रे नंबर पे, और हमारे अगर बात करें तो सबसे लास्ट या नहीं कह सकते हैं लेकिन 126वें नंबर पर था हमारा भारत। देखिए कितना
आधा से भी नीचे कह सकते हैं कि आधा से भी नीचे हमारे भारत का बात था। 2004 में 177 देश भाग लिए बाबू। 2004 में 177 देश, यानी 177 देश में से मात्र भारत की बात करें तो 126वां रैंक आता है हमारे भारत के विकास करने में। इतना पीछे हो गया है। कहता है कि 2004 में 177 देश में से, कहता है 177 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक कहता है कि गणना की गई, गिनती किया गया, जिसमें भारत का स्थान 126वां है। नॉर्वे पहला स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरा स्थान पर। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास माध्यम जो है वो क्या है, स्तर जो है सबसे निम्न, सबसे घटिया कर सकते, इसको घटिया का नाम कहो कि सबसे नीचे, सबसे गरीबी रेखा में आ जाता है हमारा भारत, जो पूरे दुनिया के कितना रहता है, 126वां रैंक आता है हमारे भारत का। चलिए बिहार की बात करें, भारत की तो बात कर लिए, अब बिहार की बात कीजिए। बिहार कितना विकासशील देश है। अब बिहार की बात करें तो बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार का इतिहास जो है, इतिहास काफी गौरवशाली, बहुत अच्छा रहा है। आजकल तो समझिए सबसे घटिया रहा है, लेकिन पहले की बात करें, इतिहास की बात करें, आज नहीं हमारे पूर्वजों की बात करें, वो लोग बहुत अमीरी में जिंदगी गुजारे हैं। अमीरी कह सकते हैं कि कोई कोई ऐसा होता है कि जिसका बाप मरे अंधेरिया में, बेटा पावर हाउस हो जाता है। लेकिन इस हमारे बिहार की बात करें तो हमारा बापे जो था वो पावर हाउस की तरह था, अब बेटा सब अंधेरिया में मर रहा है। यानी बाप जो है, दादा, वो छेना छीन छीन के खाने वाला, और हम लोग के जो है ये निमको रोटी पे आफत पड़ा हुआ है, ऐसा हाल हो गया। तो सुनिए हमारे भारत के जो गौरवशाली कैसे रहा हमारा बिहार। कहता बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यही पर हमारे बिहार में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारे बिहार में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की बात करें तो वो शांति का संदेश यहीं से दिए थे। महावीर जो है शांति का संदेश यहीं से दिए थे। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। कहता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन भी यहीं से शुरू किया, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी इसी बिहार से दिया था। सिर्फ यहाँ से किए, यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। कहता किए थे जो पहले ही कर दिए थे। कहता फिर भी बिहार काफी पीछे है, फिर भी बिहार क्या है, काफी पीछे है। कहता कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी, साधन के मामले में बिहार धनी अमीर होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय है, और इसे पिछड़े राज्यों में गिनना हो जाता है। हमारे बिहार को सबसे पिछड़े राज्य में, सबसे पीछे वाला है, सबसे यानी कह सकते हैं कि गरीब राज्य में इसका गिनती किया जाता है। आगे की बात करें तो बिहार के पिछड़ने का यानी सबसे पीछे होने का क्या कारण है, तो बिहार के पीछे होने का सबसे अगर बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे पहले नंबर पे आता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है कि हमारा बिहार को तो पीछे होना ही है। आगे तो सुनिए, कहता आधारित संरचना का अभाव। हमारे बिहार का जो आधार है वो संरचना ठीक नहीं है, इसके अभाव के कारण हमारा बिहार है वो पीछे है। साथ में कहते हैं कृषि पर निर्भरता। यहाँ के जितने लोग हैं सारे के सारे कृषि पे ही मरे हुए, खेती करे में डूबे हुए, ना कि बिजनेस, व्यापार या कोई अलग पद जो है अफसर वाले, ये सारे पद पे दिख रहा है। सारे के सारे कृषि पर ही निर्भर है। अगली बात करें तो बिहार के उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से बिल्कुल हमेशा ग्रसित रहता है, जिसके वजह से हमारा बिहार भी पीछे है। अगली बात करें औद्योगिक, हमारे बिहार में कंपनियों की बात करें बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, नगण्य मात्रा में नहीं के बराबर है। इसके वजह से हमारा बिहार जो है पीछे है। कहता गरीबी, हमारे बिहार में इतना गरीबी है कि गरीबी के दलदल से बेचारा निकल ही नहीं पाता कि वो आगे बढ़ पाए, और लोग और गरीबी में उसको ढकेल रहे हैं, तो कहां से बिहार आगे बढ़ेगा। साथ में खराब विधि और व्यवस्था, हमारे बिहार का जो विधि व्यवस्था है ये भी बिल्कुल बेकार, गंदा है। कहता है कुशल प्रशासन का अभाव, हमारे बिहार में जो अफसर जितने आए हैं, नेता की बात करें सारे के सारे घटिया और बेकार किस्म के हैं, जितना कि जितना आ भी रहे हैं वो सारे बेकार। अगर कुशल आ जाए तो हमारा बिहार भी आगे बढ़ने का, ये सारे अगर सुधर जाए तो समझिए कि बिहार हमारा सबसे आगे हो जाएगा। क्लियर। अगले बात करें तो देखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। बिहार को पिछड़ेपन यानी इतना पीछे है, इसको दूर करने का क्या उपाय है, तो बिहार आर्थिक विकास के गति को तेज करने के लिए, तेज करके ही बिहार के स्थिति को
सुधार किया जा सकता है। कहता कि आर्थिक विकास के गति को तेज करके, आर्थिक विकास के गति को तेज करके और बिहार की स्थिति को सुधार किया जा सकता है। भारत की अगर बात करें तब पूर्व कौन राष्ट्रपति, कहता एपीजे अब्दुल कलाम एक कहे थे, क्या कहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा था कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास असंभव है, संभव नहीं है। बिहार का जब तक विकास नहीं होगा तब तक पूरा भारत का विकास नहीं होगा, और जिस दिन बिहार का विकास हो गया उस दिन हमारे पूरे भारत का विकास बिल्कुल तय है। अगला सुनिए, कहता है कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, ये तो हो गया दूर करने का उपाय। अब इसको दूर करने के उपाय के लिए देखिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना। जनसंख्या अगर कंट्रोल हो गया समझिए हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या कम रहेगा, कमाने वाला जितना रहेगा उतना ही खाने वाला रहेगा, वो बढ़िया रहेगा। अब कमाने वाला 1 गो, खाने वाला 10 गो, तो वहां पर विकास का होगा, विकास बिल्कुल नीचे जाएगा। आगे और बात करते हैं कृषि पर का तेजी से विकास। तो कृषि का यानी कृषि जो आता है, सारे कृषि पर तो जुटे हुए हैं, लेकिन कृषि बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से और आजकल के नए आधुनिक तकनीक से हो, ताकि कृषि में क्या हो, विकास हो सके। साथ में बाढ़ पर नियंत्रण, जो बाढ़ और सुखाड़ है तो उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से कर रहा है, इसको बिल्कुल सुधारा जा सके तो सबसे अच्छी बात है। यानी कि अगर बात करें तो उत्तरी बिहार में डैम बना करके और दक्षिणी बिहार में क्या बनाया जाए, नहर निकाला जाए, और ताकि नहर से यहाँ से सिंचाई हो सके, ताकि ये भी वहाँ बाढ़ से सुरक्षा हो जाए और यहाँ सुखाड़ से बच सकते हैं। ये सबसे अच्छा उपाय होता है। आगे की अगर बात करें तो चौथा नंबर पे कहता है कि आधारिक संरचना का विकास। अब आधारिक संरचना क्या होता है, तब बिहार में बिजली की काफी कमी है, बिहार में बिजली की काफी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाओं में भी सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया अधिक बढ़ सके। आएगा था उद्योग का विकास। अब उद्योग यहाँ पर इतना ज्यादा खोला जाए, उद्योग इतना ज्यादा, और हर एक वस्तु का, हर एक चीज का इतना लाया जाए ताकि हमारा बिहार भी आगे ऊपर बढ़ सके। कहता गरीबी को दूर करना, गरीब दूर किया है। बिहार में गरीबों का सबसे अधिक प्रभाव है, बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा से नीचे लगभग 22% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार जो है उसके लिए बढ़ावा दिया जाए, इसे प्रशिक्षण दिया जाए तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए स्वरोजगार उसको कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे देश में, हमारे जगह पे खुद का बिजनेस अगर किसी के पास नहीं है तो साइकिल का दुकान खोल करके या किराना दुकान खोल करके, डॉक्टर के दुकान खोल करके, या किसी भी प्रकार के शैक्षणिक यानी प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग दे करके इसके और अपना खुद का रोजगार खोल दिया जाए, ताकि हमारा बिहार का क्या हो, ये विकास हो सके। अगले बात समझे तो 7वां नंबर की शांत व्यवस्था में स्थापना करना। शांत व्यवस्था की स्थापना, बिहार में शांति का माहौल कायम करके व्यक्तियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। और लास्ट नंबर की बात करें तो स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन। स्वच्छ यानी साफ सुथरा और ईमानदार नेता प्रशासन अगर रहेगा तो हमारा बिहार भी सबसे आगे और उन्नत होगा। तथा बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ यानी साफ सुथरा और कुशलता, ईमानदार प्रशासन भी जरूरी है, तब जाकर के हमारा बिहार क्या होगा, सबसे आगे होगा। लास्ट की बात करें तो केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्ताक्षर, यानी कि हमारे बिहार की तो बात हो ही गया, साथ में केंद्र सरकार को हमारे बिहार के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और कई सारे संसाधन का यहाँ पर भिजवाया जाना चाहिए, हस्तांतरण एंड ट्रांसफर करना चाहिए। कहता कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, बिहार जो है वो देश का क्या है, ये बड़ा राज्य है। लगभग 15 करोड़ जनसंख्या हमारे बिहार में पाया जाता है। कहता भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से, भौगोलिक यानी क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की बात करें, ये दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान जो है ये भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है, पहचान रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक यानी जरूरी है। अगर बिहार का, पूरे देश का विकास करना है तो बिहार का विकास करना अति आवश्यक, बहुत जरूरी होता है। कहता है कि बिहार का एक ऐसा राज्य, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अत्यधिक उर्वरक भूमि और हिमालय से निकलने वाली नदियों में अत्यधिक उर्वरक भूमि यानी उपजाऊ भूमि है, और यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों में लगातार जल का प्रवाह होता रहता है। यहाँ की धरती के जो है के नीचे
कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर धरती के नीचे अगर पानी निकाला जाए तो कम सतह पर ही जल निकल जाता है, पानी निकल आता है। और यदि बिहार के नदियों को परस्पर जोड़ करके और जल संसाधन का उपयोग योजना पर लागू करके अगर कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार बाढ़ के विभीषिका से, यानी बाढ़ के विभीषिका मतलब कहते हैं खतरनाक से, खतरा से बचा जा सकता है। और दक्षिणी बिहार को सिंचाई करके और यहाँ पर सुविधा जो क्या चीज का सुखाड़ के सुविधा से बचा जा सकता है, यानी सुखाड़ से यहाँ पर दक्षिणी बिहार को बचाया जा सकता है। हमारे उत्तरी बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है और दक्षिणी बिहार को सुखाड़ से बचाया जा सकता है। हमारे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आता है वहां पर बांध बना करके, योजना बना करके और हमारे दक्षिणी बिहार में नहर के रूप में दे दिया जाए तब। क्लियर। चलिए आगे अगर बात करें हम लोग तो देखिए देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में, देश के आर्थिक विकास की अगर बात करें तो उसमें प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। बिहारियों का महत्वपूर्ण योगदान है पूरे देश के आर्थिक विकास में। पता है कि हाल ही के वर्ष में अगर बात करें तो बिहार के विकास की गति आई है। हाल ही के साल में बिहार में विकास में गति आई है। कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास की बात किया तो 11.03% माना है कि बिहार का विकास हुआ है। जो गुजरात जो है देश में सबसे ज्यादा विकास गुजरात में होता था, जो गुजरात का भी विकास की बात करें तो 11.5 है, जो इसके बाद दूसरा नंबर पे। भारत में पहले नंबर पे गुजरात और दूसरे नंबर पे बिहार का विकास हुआ है हाल ही के साल में। यदि यह देश और बिहार जो है, देश और बिहार दोनों कांधा से कांधा मिला करके अगर विकास की क्रिया को वर्तमान दौर में बरकरार रखता है तो 21वीं शताब्दी तक, यानी 21वीं शताब्दी खत्म होते होते तक कहता है कि इसके आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में, यानी सबसे आगे वाला देश में आपका आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास काफी महत्वपूर्ण रखता है। देश का अगर आर्थिक विकास होता है तो बिहार का भी आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण रखता है। जो बिहार का अगर होगा तब देश का हमारा आर्थिक विकास सबसे आगे होता है। क्लियर। अगला अगर बात करें तो देखिए मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास के संबंध। कहता है कि देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा, यानी किसी भी व्यक्ति हो उसका मूलभूत जो इकाई होता है, जरूरत जो होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी, कपड़ा और मकान अगर तीनों आवश्यकता, मूलभूत जो न्यूनतम आवश्यकता होता है, ये अगर मिल जाए तो हमारे देश के बढ़ती हुई जनसंख्या का विकास मार्ग में एक बहुत बड़ी क्या बनेगी, बाधा बनी हुई है। यही जो तीनों चीज है जो हमारे देश के बढ़ती हुई जनसंख्या के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। अगर खत्म हो जाए तो हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से करेगा। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध अगर हो जाए, देश में रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, नागरिकों में आय में वृद्धि की जा सकती है और जिससे उन्हें कपड़ों और मकान भी उपलब्ध हो जाएगा। कहता देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूर के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है और इस योजना राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। कहता है कि देश के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की एक योजना बनाई गई और इस योजना का नाम क्या है, योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा के नाम से जानते हैं। इसको संक्षेप में यानी शॉर्ट में नरेगा कहते हैं और ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। इसको नरेगा को बिल्कुल याद रखेंगे। नरेगा जो है ये ग्रामीण जो लोग हैं, गरीब लोग, उन सबको रोजगार देने का सबसे अच्छा स्कीम है और इसको पूरे दुनिया ने सबसे बेहतर स्कीम माना, सबसे बेहतर योजना माना है नरेगा वाले को। क्लियर। आगे अगर बात करें तो गरीबी रेखा एक ऐसा रेखा होता है जिसमें ग्रामीण यानी कि गांव में ग्रामीण मतलब गांव में रहने वालों के लिए 24 कैलोरी और शहरी वाले जो होते हैं शहर में है ना, शहरी लोगों के लिए 21,000 कैलोरी 2100 कैलोरी की बात करें कि ये निर्धारण किया गया है कि इतना कैलोरी अगर मिलता है तब जाकर के वो क्या होता है, वो बिल्कुल निपुण होता है। अगर इससे कम की आमदनी या उसका खपत हो रहा है, समझिए कि वो गरीबी रेखा के नीचे होता है। इससे अधिक वाले को गरीबी रेखा से ऊपर, इससे कम वाले को गरीबी रेखा से नीचे में रखा जाता है।
कहता गरीबी रेखा की बात करें, देखिए गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक योजना आयोग के द्वारा सीमांकन यानी कि एक रेखा खींचा है। क्या खींचा है? रेखा खींचा गया है। और गरीबी रेखा कैलोरी के मापदंड पर आधारित है। गरीबी रेखा है वो कैलोरी के हिसाब से मापदंड पर आधारित है। कहता है ग्रामीण क्षेत्र जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको 2400 कैलोरी, और शहर में रहने वाले जो शहरी क्षेत्रों में जो रहते हैं उसको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति कहता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी एक आदमी को इतना एक दिन में इतना निर्धारित किया गया है। कहता अर्थशास्त्र में गरीबी का माप कि यह एक कहता काल्पनिक रेखा है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप के लिए यह एक क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। और इस रेखा के नीचे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है और इसे संक्षेप में हट भी कहा जाता है। क्या कहता है? कहता है हस्ट भी कहा जाता है। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? हस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि एक बिल्कुल कंप्लीट होता है जो गरीबी रेखा तक हमारे जो इंडिया भारत जो है सबसे अमीर से होते हुए सोने के चिड़िया से लेकर के और गरीब तक पहुंच गया और एक गरीबी तक के पूरे सफर का इतिहास रहा। आगे का जो कहानी होगा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ में इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा अगले वीडियो में, और उसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आगे हम लोग देते चलेंगे। इसी के साथ में लास्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करते चलेंगे, शेयर बिल्कुल जरूर, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं उन सबके पास शेयर करते चलिए और आप सब सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।